नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे पीवाईक्यू को पढ़ने का सही तरीका क्या हो सकता है। प्रिय विद्यार्थियों, हमने कुछ दिनों पहले एक अपने वीडियो लेक्चर में आप सभी की तैयारी को लेकर एक वीडियो बनाया हुआ था। चर्चा की थी कि यदि आप तैयारी करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? तो उसमें हमने बताया था कि सबसे पहले आपको पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को 10 दिनों में पूरा कवर कर लेना चाहिए, कम से कम 10 से 15 वर्षों का। तो हमने उसको बताया था, आप लोगों ने उसको ट्राई भी किया होगा और बहुत सारे विद्यार्थी अ, पिछले 10-15 साल के क्वेश्चन पेपर को हल भी कर लिए होंगे और एक आइडिया उनको मिल गया होगा कि यदि वो यूपी, टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट और सीयूईटी पीजी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको किस अप्रोच से तैयारी करना चाहिए। तो हमने तो बताने के लिए बता दिया था, चूँकि आप लोग यहाँ जुड़े हुए हैं, तो इसी प्रोसेस में हम बीच-बीच में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आते रहेंगे, जो कि प्रायः परीक्षाओं में उसी पैटर्न पर सवाल पूछे जाते रहे हैं। तो आज हमने शामिल किया हुआ है रचनाकारों और रचनाओं का क्रम के आधार पर जो सवाल पूछे जाते हैं, उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे और हमने इसमें मेहनत करके आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल से संबंधित जिस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं, हमने उनको एक जगह कलेक्ट किया है। आप लोगों के पास पीवाईक्यू पर आधारित कोई न कोई गाइड बुक या फिर क्वेश्चन बैंक ज़रूर होगा, लेकिन आप देखेंगे कि उन सब में आपको अलग-अलग जगहों से खोज कर पढ़ना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर हमने एक कलेक्शन किया हुआ है और इस कलेक्शन को तो हम देखेंगे विस्तार से, लेकिन हम देखेंगे कि पिछले कुछ सालों से कालक्रम पर आधारित, जीवन क्रम पर आधारित किस तरीके से सवाल पूछे जाते रहे। तो हम देखते हैं कि कई कुछ पैटर्न हैं जिनको कि अपनाया जाता है, खासतौर से रचनाकारों, रचनाओं के कालक्रम, जन्म क्रम और प्रकाशन वर्ष के दृष्टिकोण से सवाल पूछे जाते हैं। कई बार हम देखते हैं कि सीधे-सीधे सवाल पूछे जाते हैं, जिसमें कि ऑप्शन होते हैं और ऑप्शन में 4 रचनाकारों के नाम होते हैं या फिर रचनाओं के नाम होते हैं और फिर उन्हीं के क्रम को तितर-बितर करके कुल 4 ऑप्शन बना दिए जाते हैं। तो ये हो गया सीधे सीधे सवाल के पैटर्न के आधार पर। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि घुमाकर सवाल पूछा जाता है, यानी कि ऑप्शन 4 की जगह 5 हो जाते हैं और उनका जो पैटर्न होता है, सीधे ना होकर नीचे की तरफ ऊर्ध्वाधर हो जाता है। तो इस तरीके से भी सवाल पूछा जाता है कि इसमें कौन-सा कालक्रम सही है, कौन-सा नहीं सही है, एक से अधिक सही है, उपरोक्त में से कोई नहीं सही है। इस तरीके से 5 ऑप्शन वाले भी सवाल आते हैं। कुछ परीक्षाओं में आप देखेंगे या तो उपरोक्त सभी अ, ऑप्शन रहेगा या फिर इनमें से कोई नहीं। खासतौर से आप अगर देखेंगे बीपीएससी के पैटर्न को, तो उसमें से उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक, ये वाला ऑप्शन रहता है। अगर आप सीधी पीएससी के क्वेश्चन पेपर को आपने देखा होगा कभी, तो उसमें एक नीचे का ऑप्शन रहता है कि उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है? कई जगह परीक्षाओं में हम देखते हैं कि पूछ देता है कि उपरोक्त सभी। तो ये पैटर्न इस समय कुछ परीक्षाओं में अपनाए जाते रहे, इसके आधार पर भी हम कुछ प्रश्नों को देखेंगे। अब ज़्यादातर पैटर्न आप देखेंगे कि कूट पर आधारित सवाल ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। इसकी शुरुआत यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में हो चुकी है। यानी कि आप देखेंगे कि 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, फिर नीचे कूट भी दिए जाते हैं कि इसमें से कौन कूट सत्य है या फिर असत्य है। इस तरीके से सवाल पूछा जाता है। कई बार चकमा देने के लिए हम देखते हैं कि रचनाओं के प्रकाशन वर्ष को संवत में पूछ लिया जाता है, कई बार ईस्वी में पूछ लिया जाता है। चकमा तब मिलेगा जब इसको संवत में पूछ लिया जाएगा और संवत में ज़्यादातर अगर किसी ने चर्चा की है, तो वो हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इस तरीके से भी सवाल पूछे जाते रहे हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जब भी आप जन्म क्रम को पढ़िए, प्रकाशन वर्ष को पढ़िए, तो संवत और ईस्वी दोनों को ध्यान में रखिए, तभी आप बैलेंस तौर पर तैयारी को कर रहे हैं या फिर आगे बढ़ रहे हैं। और अब हम वर्तमान समय में देख रहे हैं यूजीसी नेट के प्रश्न पत्रों को हमने देखा, आप लोगों ने भी देखा होगा
कुछ बच्चे तो ऐसे एग्जामों में बैठे भी होंगे कि रचनाओं के पात्रों के आधार पर क्रम पूछ लिए जा रहे हैं कि कौन सी रचना पहले है और कौन सी बात बाद में है। जैसे पूछ लिया क्रम में होरी, शेखर, बाणभट्ट, प्रशांत। तो अब आपको ये इतनी जानकारी होनी चाहिए कि ये सभी पात्र किन किन उपन्यासों से जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पर उपन्यासों का हमने उदाहरण दिया है, आप कहानी भी रख सकते हैं और जो भी पात्र आधारित या कविताओं में भी कई बार पात्रों के आधार पर ही सवाल पूछ लिए जाते हैं। खासतौर से जो आधुनिक काल की कविताएं हैं उनके आधार पर, जिनमें थोड़ी प्रबंधात्मकता है या फिर कथात्मकता है, तो इस तरीके से भी सवाल पूछे जा रहे हैं। तो हम जब भी जन्म क्रम या फिर कालक्रम या प्रकाशन वर्ष पर आधारित प्रश्नों को देखते हैं, तो यही 4-5 तरीके के पैटर्न हमें दिखाई पड़ते हैं। तो क्वेश्चन पेपर को हम देखेंगे और बिल्कुल हम पेपर के लेवल का वहाँ पर मूल्यांकन नहीं करेंगे, बल्कि ये देखेंगे कि हम जो तैयारी कर रहे हैं, वो कितना कॉन्फिडेंस से फुल है या फिर उसमें अभी कितनी चीज़ें बाकी हैं। क्योंकि प्रश्न कोई बड़ा-छोटा नहीं होता है, बल्कि पूछने का ढंग बदल जाता है, तो प्रश्न का लेवल बढ़ जाता है। बाकी आप देखेंगे कि हिंदी साहित्य में जो भी तथ्य हैं, अगर आप 10 एग्ज़ामों में बैठे हैं, तो देखेंगे कि लगभग 6 से 7 एग्ज़ाम में एक ही तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत अंतर होता है, तो 15 से 20% अंतर होता है, ठीक है? नहीं तो आप देखेंगे कि बिना पढ़े भी अगर आप जाते हैं, तो 100 में आप कम से कम आप प पच 55 या फिर 60 क्वेश्चन कर लेंगे। लेकिन फाइटिंग कब होती है? जब इससे आप आगे और अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं और सही क्वेश्चन करते हैं, तब आपका वहाँ पर थोड़ा आप सफलता के करीब पहुँचते हैं। नहीं तो आप देखेंगे कि अगर आपने बहुत पहले तैयारी की थी, बीच में छोड़ दिया था, तो भी बहुत ज़्यादा नुकसान टाइप का नहीं होता है, कमी होती है रिवीजन। इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा अगर आप टच में रहते हैं, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होता है। अगर रिवीजन नहीं करेंगे, तो फिर आता हुआ प्रश्न भी आप वहाँ पर गलत कर देंगे या फिर हड़बड़ाहट में आप दिखाई पड़ेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, जिन भी प्रश्नों को हम लेकर यहाँ पर उपस्थित हैं, उन प्रश्नों को आप देखिए और उसके माध्यम से अपना मूल्यांकन कीजिए कि हाँ, ये प्रश्न आया था, तो हमने गलत किया था या फिर ये प्रश्न दोबारा पूछ लिया जाएगा, तो वहाँ पर गलती नहीं होगी। तो इसी चीज़ को सुधार करना है और कई बार हमने महसूस किया है कि अपनी गलतियाँ एक बार में नहीं पता चलती हैं, उनको कई बार ढूँढने की कोशिश करनी चाहिए। तो चलते हैं हम विस्तार से आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक की जो भी क्रम पर आधारित प्रश्न हैं, चाहे वो जन्म क्रम पे आधारित हों, चाहे प्रकाशन वर्ष के आधार पर हों, चाहे कालक्रम के दृष्टिकोण से हैं, उन प्रश्नों को देखते हैं। पहला सवाल है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों का क्रम कालक्रमानुसार सही क्रम क्या है? इसमें 4 ऑप्शंस दिया गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा। अब यही चारों ऑप्शंस में इन्हीं का नाम है, तो इन में देखना है कि जो सही जवाब है वो कौन सा है, ठीक है? तो अगर हम इनके जीवन क्रम के आधार पर आंसर ढूंढें, तो पहले हम लिख लेते हैं। इसमें सबसे पहले अगर किसी का नाम आएगा तो वो नाम है मिश्र बंधु का, ठीक है? सबसे पहले इनका जन्म हुआ था। रामचंद्र शुक्ल, इनका जन्म 1884 ईस्वी में हुआ था और निधन 1941 ईस्वी में, ठीक। इसके बाद राम कुमार वर्मा का नाम आता है, जिनका जन्म 1905 ईस्वी में हुआ था और निधन 1990 ईस्वी में। और फिर जो अगला नाम आता है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, 1907 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और निधन हुआ था 1979 ईस्वी में, ठीक है? तो इस तरीके से आपने देखा कि सबसे पहले मिश्र बंधु का जन्म हुआ, इसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल, फिर राम कुमार वर्मा, फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। इस विकल्प के अनुसार इसका सही जवाब होगा डी, ठीक है? तो ये रचनाक्रम से सवाल नहीं था, बल्कि लेखकों के जीवन क्रम के आधार पर था। अगर अगले प्रश्न पर बात करें, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो प्रश्न पूछा गया है वो प्रकाशन वर्ष को आधार बनाकर पूछा गया है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित पुस्तकों का सही अनुक्रम क्या है। और जो पुस्तकें दिया है इसमें हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, मध्यकालीन बोध का स्वरूप, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। तो इससे आपको प्रकाशन वर्ष तो बताना ही है और इन किताबों के जो राइटर्स हैं उनकी भी जानकारी हो जाएगी। तो देखा जाए तो जो पहला इसमें
सबसे पहले जो किताब पब्लिश हुई थी उसका जो नाम है मध्यकालीन बोध का स्वरूप, जिसका कि प्रकाशन सन 1970 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1970 ईस्वी में हजारी प्रसाद द्विवेदी इसके राइटर हैं। दूसरी किताब जो है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, इसका प्रकाशन हुआ था सन 1986 ईस्वी में। 1986 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ। इसके जो राइटर थे राम स्वरूप चतुर्वेदी। ठीक है, और अगला जो इसमें बुक है, अगली बुक है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, जिसका प्रकाशन 1996 ईस्वी में हुआ था, और इसके जो लेखक हैं डॉक्टर बच्चन सिंह। ठीक है, तो ये हो गया। और आखिरी जो किताब है इसका प्रकाशन सन 2003 में हुआ था, और इसकी जो लेखिका थी वो थी सुमन राजे। तो जब हम तार सप्तक पढ़ रहे थे तो उसमें सुमन राजे का जिक्र हो रहा था। आप अगर जान रहे होंगे तो कमेंट्स कर जरूर बताइए कि ये किस सप्तक से संबंधित थी। तो फिलहाल इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है बी, मध्यकालीन बोध का स्वरूप हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया 1970 में। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 में लिखा गया राम स्वरूप चतुर्वेदी द्वारा। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996 में लिखा गया डॉक्टर बच्चन सिंह द्वारा। और हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राजे द्वारा सन 2003 में लिखा गया। तो इस तरीके से आप नोट्स बनाते जाइए ताकि आपकी तैयारी भी हो और क्रम के अनुसार आप उसको समझ भी सकें। अगला प्रश्न है कि जो इतिहास ग्रंथ हैं, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन के अंतर्गत जो इतिहास ग्रंथ लिखे गए हैं उनका काल क्रमानुसार सही क्रम कौन सा है। ठीक है, तो आप ऑप्शन देखिए। ऑप्शंस में मिश्र बंधु विनोद का नाम है, मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नार्दर्न हिंदुस्तान का नाम है, शिव सिंह सरोज का नाम है, इस्तवार दलाल उत्तर हिंदुस्तानी का नाम है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि सबसे पहला जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया था 1839 ईस्वी में तासी द्वारा लिखा गया था, तो सबसे पहले इसका नाम आना चाहिए। फिर जो दूसरा इतिहास लिखा गया था वो था शिव सिंह सेंगर द्वारा लिखा गया इतिहास 1883 ईस्वी में। ठीक है, फिर ये ग्रियर्सन द्वारा लिखा गया 1888 ईस्वी में, और आखिरी जो इसमें है ऑप्शन में 1913 ईस्वी में लिखा गया मिश्र बंधु विनोद मिश्र बंधुओं द्वारा, जिसमें कि 3 भाइयों का नाम शामिल है। तो एक तो आपको यहाँ पर क्रम बताना है, दूसरा आप देख रहे हैं कि अगर प्रश्न आ गया कि मिश्र बंधु विनोद कब प्रकाशित हुआ था तो ये आप सही कर देंगे 1913। मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर का प्रकाशन कब हुआ था 1888। राइटर्स का भी नाम ध्यान में रखिए ग्रियर्सन। ठीक है, बल्कि मैं इसको नीचे यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, क्रम के अनुसार लिख दे रहा हूँ 1839 तासी। ठीक, 1883 सेंगर का जो इतिहास है, 1888 ग्रियर्सन, और 1913 जो है मिश्र बंधुओं का। ठीक है, तो अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो इस हिसाब से जो सही ऑप्शन है उसको हम देखते हैं। ए तो सही नहीं है। अब देख रहे हैं कि बी में क्या है, इस्तवार दलाल हिंदुस्तानी शिव सिंह सेंगर सरोज का है, मॉडर्न वर्नाक्युलर, तो ये बी इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। और बाकी ऑप्शंस जो हैं वो सब ऐसे ही ऑप्शंस बनाने के लिए हैं। अगला प्रश्न हम देखें तो ये जन्म काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही क्रम क्या है, ये पूछा गया है। तो आप देख रहे हैं कि जितने भी कवि हैं ये सब आदिकाल के कवि हैं। आदिकाल के कवियों के साथ सबसे बड़ी समस्या ये रही है कि उनके जन्म काल को लेकर आलोचकों में बड़ा मतभेद रहा है, क्योंकि शुरुआती दौर के कवि हैं तो उस समय इतना जन्म को लेकर बहुत साक्ष्य ठीक से नहीं मिलते हैं, इसलिए कई बार विवाद भी हो जाता है कि फला आलोचक ने फला का जन्म इस समय माना है और दूसरा आलोचक ने दूसरे समय में माना है। फिलहाल जो यहाँ पर सवाल पूछा गया है कि कवियों का जो सही क्रम है जीवन काल के दृष्टिकोण से जन्म से, उसमें सबसे जो पहला कवि कौन है, क्रम के अनुसार सही कौन है, तो देख लेते हैं। इसमें जो सही जवाब दिया गया है सी है। तो हम देखते हैं कि जो चंद बरदाई है, जगनीक है, खुसरो हैं, श्रीधर हैं, इनका जन्म कब कब हुआ है। तो चंद बरदाई का जन्म हुआ था सन 1168 ईस्वी में। ठीक, चंद बरदाई 1168 ईस्वी में। दूसरा इसमें नाम दिया है जगनीक का। ठीक है, जगनीक का जन्म हुआ है 1173 ईस्वी में। तीसरा है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का जन्म हुआ है 13वीं शताब्दी में माना जाता है, मतलब कि 1253 ईस्वी में। और बच जाते हैं श्रीधर।
तो श्रीधर का जन्म जो हुआ है वो लगभग 14वीं शताब्दी के आसपास में है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनका जन्म वर्ष भी याद कर सकते हैं और क्रम भी आपका याद हो जाएगा। 1168 चंद बरदाई, 1173 जगनीक, 13वीं शताब्दी आमिर खुसरो, 14वीं शताब्दी श्रीधर। तो इस तरीके से याद हो गया। एक बार मैं छत्तीसगढ़ में लोक सेवा आयोग के थ्रू इंटरव्यू देने गया था, जिसमें कि चयन के उपरांत मैंने 2 साल छत्तीसगढ़ में अपनी सेवा भी दी। तो उसमें एक सवाल पूछा गया था हमसे कि खुसरो का जन्म कब हुआ था। तो मैंने बता दिया था कि 13वीं शताब्दी में हुआ था, लेकिन जो एक्सपर्ट थी बोले कि नहीं, आप गलत बता रहे हैं, 1253 में हुआ था। तो देखिए, 1253 और 13वीं शताब्दी दोनों एक ही होता है। तो कई बार लोगों को कन्फ्यूजन भी हो जाता है कि अगर शती लिखते हैं तो उनको लगता है कि ये दूसरा चीज़ है, और ईस्वी जब लिख देते हैं तो उनको लगता है कि यही परफेक्ट है। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है वो भी है, निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी काल क्रमानुसार सही है। इसको भी देखने की कोशिश की जाए। तो इसको हल करते समय आपको तो पहले रचनाकार तुरंत नाम ध्यान में आ जाना चाहिए कि भेषजदेव रासो कौन है, नरपति नाल। पृथ्वीराज रासो चंदबरदाई, हमीर रासो शारंगधर, ठीक, खुमान रासो दलपति विजय। तो ये सब तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए। बाकी अगर प्रकाशन के हिसाब से देखें तो जो क्रम यहाँ पर बन रहा है कि सबसे पहले इसमें कौन है, तो 9वीं शताब्दी में खुमान रासो लिखा गया था। ठीक, खुमान रासो 9वीं शताब्दी में। फिर 12वीं शताब्दी के आसपास में लिखा गया था विशलदेव रासो। ठीक, विशलदेव रासो। 13वीं शताब्दी के आसपास में लिखा गया था पृथ्वीराज रासो। और हमीर रासो का जो क्रम है, इसके अभी प्रकाशन के वर्ष के बारे में आलोचकों में मतभेद रहा है और क्लियर भी नहीं रहा है। ठीक है, ये सवाल यूपी हायर एजुकेशन में पूछा गया था, बाद में इसको उसने अपने क्वेश्चन पेपर में से निकाल भी दिया था। फिलहाल आपको जानकारी होनी चाहिए कि विशलदेव रासो 12वीं शताब्दी के आसपास की रचना है। ठीक है, पृथ्वीराज रासो 13वीं शताब्दी की रचना है, अगर कभी क्रम में आ जाए। और जो खुमान रासो है ये 9वीं शताब्दी की है। तो जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें खुमान रासो सबसे पहले है। तो अब देखिए, तो सही मायने में ये ऑप्शन होना चाहिए 9वीं, 12वीं, ठीक है, 13वीं और हमीर रासो का आखिर में दिया है। तो क्रम के अनुसार यही ऑप्शन सही होना चाहिए। अगला जो प्रश्न है वो भी है कि कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम है। अब 4 रचनाकार दिए गए हैं, इनका सही अनुक्रम पूछा गया है कि कौन इसमें पहले है, फिर उसके बाद कौन है। ठीक है, तो अगर हम ऑप्शंस के हिसाब से देखें तो सरहप्पा का नाम आ रहा है, तो इनका समय कब है, पुष्पदंत का समय देखना होगा, अब्दुल रहमान का समय देखना होगा और हेमचंद का समय देखना होगा। ठीक है, तो जो सरहप्पा का समय है, सरहप्पा 769 में इनका जन्म हुआ था ईस्वी में, मतलब कि 8वीं सदी के आसपास के रहने वाले थे। पुष्पदंत का जो समय था वो 10वीं सदी के आसपास में। अब्दुल रहमान का जो समय है ये 12वीं सदी के आसपास में। और हेमचंद भी 12वीं सदी के हैं, लेकिन अब्दुल रहमान के बाद के हैं, तो इनको लगभग 13वीं मान लिया जाए। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ए ऑप्शन सही होगा। और कई बार आप देखेंगे, हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें आलोचकों में मतभेद रहा है कि प्रथम कवि कौन है। प्रथम कवि को लेकर काफ़ी मतभेद रहा है, तो जिसमें दावा पेश करने वाले सरहप्पा हैं, पुष्पदंत हैं, अब्दुल रहमान भी हैं और हेमचंद भी हैं। सरहप्पा को राहुल साकृत्यायन ने माना, पुष्पदंत को और स्वयंभू, इन दोनों में भी कई बार प्रथम कवि को लेकर डिबेट रहा है। तो राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को माना है, पुष्पदंत को भी आलोचकों ने माना है, अब्दुल रहमान को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, और बाकी जो हैं। खैर, इस प्रश्न के अनुसार जो सही ऑप्शन है वो आपका ए होगा। ठीक है, थोड़ा सा इसमें मैं टाइम टेक कर ले रहा हूँ, क्योंकि आप देख रहे हैं कि क्रम बताना है, तो जब तक चीज़ों को समझ नहीं लेंगे आप, तब तक आप याद करते जाएंगे और दिमाग में चीज़ें नहीं बैठेंगी। यहाँ पर भी पूछा जा रहा है कि कवियों का सही अनुक्रम कौन सा है। तो आप देख रहे हैं कि ऊपर वाले ऑप्शंस के भी कुछ कवि इसमें शामिल हैं। तो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि 10वीं शताब्दी में आ गए पुष्पदंत, 12वीं में आ गए अब्दुल रहमान। अब स्वयंभू का समय कब माना जाए ये देखना पड़ेगा। स्वयंभू जो है वो 8वीं सदी के आसपास में है, हेमचंद जो है वो भी 12वीं सदी के आसपास में है, बल्कि 13वीं का मान लेते हैं इसको। ठीक है, तो जो ऑप्शंस हैं उन ऑप्शंस में पहले किसका नाम होना चाहिए, स्वयंभू का होना चाहिए, क्योंकि वो 8वीं सदी में है। तो यहाँ पर देखिए स्वयंभू है, फिर पुष्पदंत हैं 8, 10,
12 और 13। तो इस तरीके से जो सही ऑप्शन हुआ वो सी हुआ। तो तुरंत आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए 8 स्वयंभू, 10 पुष्पदंत, 12 अब्दुल रहमान, ठीक है, और 13 हेमचंद। इस तरीके से आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि सही कालक्रम बताइए। इसमें भी कालक्रम को लेकर ही हो गया। आप देख रहे हैं इसमें भी कुछ ऐसे कवि शामिल हैं जिनको कि आप पहले के विकल्पों में देख लिए हैं। सरापा, जिनका जन्म 769 ईस्वी में है, ठीक है। सोमप्रभ सूरी, सोमप्रभ सूरी को देखना होगा कि इनका जो समय है वो कब है। तो इनका जो समय है सोमप्रभ सूरी का वो है आपका 1184 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। गोरखनाथ का जो जन्म हुआ था 845 ईस्वी में, और हेमचंद का जैसा कि मैं बता रहा था कि 13वीं शताब्दी के आसपास में। तो अब इसमें क्रम के अनुसार कौन आएगा? पहले सरापा, ठीक, फिर इसके बाद गोरखनाथ, फिर इसके बाद हेमचंद आ गया यहाँ पर, ठीक, फिर सोमप्रभ सूरी। लेकिन अगर हेमचंद को यहाँ पर देखा जाए कि 1184 ईस्वी में इनका समय माना जा रहा है, तो सोमप्रभ सूरी का, तो उनको हेमचंद के पहले आना चाहिए। लेकिन अब इस ऑप्शंस में आप देख रहे हैं कि ये दो तो एकदम सही हैं, इन दोनों को लेकर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। फिर भी ऑप्शंस को ध्यान में रखते हुए ये सही होगा। तो इस लेक्चर में एक चीज़ और है आपको बताने का कि आप कवियों की और रचनाओं के दोनों के प्रकाशन वर्ष को अपने ध्यान में रखिए, और परीक्षा में जाकर थोड़ा सा मशक्क़त आपको करना पड़ेगा प्रश्न को सही करने के लिए। तो आप देख रहे हैं कि 90% जो इन ऑप्शंस में सही जवाब क्या होगा? सी होगा, ठीक है। अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि आदिकालीन रचनाओं का सही अनुक्रम कौन सा है? फिर से वही आ गया अनुक्रम। यहाँ पर इस बार रचनाओं का नाम दिया है और उनका अनुक्रम पूछा जा रहा है, तो इसको आपको बताना है। तो इसमें दो चीज़ें ध्यान में रखना है। एक तो रचनाओं का नाम दिया है, अब आपको प्रकाशक, प्रकाशन और उसके राइटर्स को भी ध्यान में रखना होगा। तो देखा जाए कि जो भरतेश्वर बाहुबली रास है ये 1184 ईस्वी में शालिभद्र सूरी द्वारा लिखा गया था, और स्थूली भद्र जो कि 1209 ईस्वी में जिन धर्म सूरी द्वारा लिखा गया था, जिन धर्म सूरी द्वारा लिखा गया था। नेमिनाथ जो है वो 1213 ईस्वी में लिखा गया था सुमति गण द्वारा, और संगीत रत्नाकर जो कि 12वीं शताब्दी में ये भी लिखा गया था, और इसके जो राइटर हैं वो हैं सारंग देव, सारंग देव द्वारा लिखा गया है संगीत रत्नाकर। तो पहले तो आपको प्रकाशन पता चला गया कि इनका प्रकाशन कब हुआ था, 1184 ईस्वी में। लेखक का नाम था सारंगधर। स्थूली भद्ररास 1209 ईस्वी में, लेखक जिन धर्म सूरी। नेमिनाथ रास, इसका प्रकाशन 1213 ईस्वी में, सुमतिगण। और संगीत रत्नाकर, अगर वन लाइनर में पूछ देगा कि संगीत रत्नाकर के लेखक कौन है, तो उनका नाम है सारंगदेव। इनको हम तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है ए। इसका कारण है कि आप देखेंगे क्रम से जो नाम दिया गया है उसमें अन्य ऑप्शंस के मुकाबले जो सही ऑप्शन है वो क्या है? ए है। तो कई बार परीक्षाओं में आपको एलिमिनेट करना पड़ता है ऑप्शंस को, इसी के हिसाब से आपका जवाब सही होगा, वरना आप चीज़ों को कितना याद करेंगे, उसको रटेंगे, ठीक है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न भी है कि निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? अब इसमें कृतियों का नाम दे दिया है और उसके सही अनुक्रम को बताना है। तो फिर वही चीज़ है कि आपको ध्यान में रखना होगा कि प्रकाशन कब हुआ था और इनके राइटर कौन कौन से हैं, ताकि आपके एक ही साथ दो दो चीज़ें तैयार हों। तो कुवलयमाला जो थी इसका प्रकाशन हुआ था 778 ईस्वी में, ठीक है। और उद्योतन सूरी करके इसके राइटर थे, उद्योतन सूरी। राउरवेल ये 10वीं शताब्दी के आसपास की रचना है और इसके जो राइटर थे वो रोडा, ठीक। उक्त व्यक्ति प्रकरण ये 12वीं सदी के आसपास की रचना है और इसके जो लेखक हैं वो हैं दामोदर शर्मा। और वर्ण रत्नाकर जो कि 14वीं सदी के आसपास की रचना है जिसके लेखक हैं ज्योतिश्वर ठाकुर, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि इस ऑप्शंस में आपको दो चीज़ें पता चली, एक तो प्रकाशन कुवलयमाला
78 इसको आप 8वीं सदी भी लिख सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। 8वीं सदी, ये 10वीं सदी, ये 12वीं सदी है और एक 14वीं सदी। तो इस हिसाब से जो सही ऑप्शन है वो तो ए ही मिल गया, ए। और बाकी वही रचनाएं हैं, सब इधर उधर क्रम है। ठीक है, तो उम्मीद है कि जो मेरी कोशिश है वो आप सभी को समझ में आ रही होगी कि मैं किस हिसाब से बताना चाह रहा हूँ। कमेंट्स कर ज़रूर बताइए, क्योंकि आप सबके कमेंट्स का मुझे बेसब्री से इंतजार रहता है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है कि रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम है। अब रचना काल की दृष्टिकोण से सही अनुक्रम पूछा जा रहा है। तो अब यहाँ पर रचनाओं का नाम दिया है, तो तुरंत इनके लेखकों का नाम यानी कि कवियों का नाम आपके सामने आना चाहिए। दोहा कोश सरहपा, श्रावकचार जो है वो है देवसेन, संदेश रासक कौन है, अब्दुल रहमान, इसके पहले अब्दुल रहमान का बार बार जिक्र हो रहा था, कीर्तिलता, विद्यापति। तो एक तो मोटे मोटे तौर पे आपको राइटर्स का नाम पता चल गया। अब चूंकि सरापा का नाम है तो ये सरापा का जन्म 769 में हुआ था, तो इसको हम 8वीं सदी मान सकते हैं। दूसरा जो दूसरी रचना है श्रावक चार, तो श्रावक चार को हम देखते हैं कि ये किस समय की रचना है। श्रावक चार जो है वो 933 ईस्वी में लिखी गई थी, इसका मतलब कि इसको 10वीं सदी मान सकते हैं। ठीक, अब्दुल रहमान जो कि 12वीं सदी के हैं, पहले भी आप देखे होंगे, और जो विद्यापति हैं वो 14वीं शताब्दी के। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि 8वीं सदी, 10वीं सदी, 12वीं सदी और 14वीं सदी का जिक्र इसमें हुआ है। तो दोहा कोश सबसे पहले, फिर श्रावक चार दूसरे नंबर पर, संदेश रासक तीसरे नंबर पर, कीर्तिलता चौथे नंबर पे। तो इस हिसाब से जो सही ऑप्शन होगा उसका जवाब होगा ए। ठीक है, अब आंसर यहाँ पर देखिए, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब इन चीज़ों को समझ जाएंगे तो इस आंसर का आपको ध्यान ही नहीं आएगा, बाकी आपको बड़ा मज़ा आएगा इसको याद करने में। सरापा 8वीं सदी के आसपास के हैं, देवसेन 10वीं सदी, अब्दुल रहमान 12वीं, अब विद्यापति 14वीं। ये लोग, इनका समय है, उन्हीं के आधार पर आप रचनाओं के भी प्रकाशन वर्ष को ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कालक्रमानुसार संगति क्रम क्या होगा। वही पूछ रहा है, अनुक्रम को ही इसमें लिख दिया संगति क्रम, तो घबराने की जरूरत नहीं है। कुवलय माला पहले भी अभी ऑप्शंस में आया था, फिर व्यक्ति प्रकरण भी आया, राउरवेल भी आया, कीर्तिलता भी आया। अच्छा, ऑप्शंस में देखिए कीर्तिलता को एकदम से चौथे नंबर पे ही सेट कर दिया इसमें, तो इसको लेकर तो कोई डाउट ही नहीं है कि आखिर में रहेगा। अब डाउट ये है कि भाई पहला दूसरा तीसरा नंबर पे कौन रहेगा। तो कुवलय माला का जो समय है, कुवलय माला कब प्रकाशित हुआ था, ये प्रकाशित हुआ था 8वीं सदी में। ठीक है, 8वीं सदी। राउरवेल जो है वो है 10वीं सदी में। उक्ति व्यक्ति प्रकरण ये है 12वीं सदी में, और जो कीर्तिलता है वो है 14वीं सदी में। तो ध्यान रखिए 8वीं सदी में आपका कुवलय माला, और तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि इसके राइटर कौन है, उद्यतन सूरी। फिर 10वीं सदी में राउरवेल, इसके रोड़ा। फिर 12वीं सदी में उक्ति व्यक्ति प्रकरण, इसके दामोदर शर्मा। और 14वीं सदी में कीर्तिलता, और इसके हैं विद्यापति। तो अब तुरंत आपके दिमाग में आ जाएगा, पहले तो याद आ जाएगा कि विद्यापति जो हैं वो 14वीं सदी के आसपास के कवि हैं, दामोदर जो हैं वो 12वीं सदी के हैं, रोड़ा 10वीं सदी के, उद्योतन सूरी 10वीं सदी के। तो इस तरीके से तैयारी करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, कमेंट्स कर जरूर बताइए कि ये आपको कैसा लग रहा है लेक्चर। अगला जो यहाँ पर प्रश्न है कि काल के अनुसार निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या होगा। फिर वही चीज़ पूछा जा रहा है इसमें कि सही अनुक्रम क्या होगा। तो इसके पहले खुमान रासो भी आपने देखा, विशल देव रासो भी देखा, चंदन बाला रास इसमें नई रचना आई है, पौमचर्यु भी नई रचना आई है। तो पौमचर्यु से पहले स्वयंभू के बारे में आपने देख लिया कि उनका समय कब से कब रहा है। ठीक है, तो इसको हल करने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो 2 ऑप्शन तो यहाँ दिया हुआ है, तो हम यहीं पे ट्राई कर लेते हैं। विशल देव रासो जो कि नरपति नाल की रचना है। ठीक है, नरपति नाल की रचना, नरपति नाल का जो समय था वो था 12वीं सदी के आसपास में। तो अभी हम ट्राई इस पर कर ले रहे हैं, बाकी जो सही होगा उस पर लगा लिया जाएगा। चंदन बाला रास, इसके जो कवि हैं उनका नाम है आसगु। ठीक, 12वीं से 13वीं शताब्दी के बीच में है। पौमचर्यु जो कि 8वीं सदी के आसपास में लिखा गया है, पौमचर्यु। ठीक है, इसको नोट कर लेते हैं। पौमचर्यु जो रचना है वो है
स्वयंभू की जो 8वीं शती में है, और खुमार रासो जो कि 9वीं शती में लिखी गई रचना है, और इसके जो लेखक हैं दलपति विजय। ठीक, तो इस तरीके से क्रम क्या होना चाहिए, पहले पौमचर्यू, फिर कौन सा होना चाहिए, फिर खुमार रासो, फिर होना चाहिए आपका विशल देव रासो, फिर होना चाहिए चंदन बाला रास। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि ऑप्शंस में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि इस टिक को अपना रहा है। पौमचर्यो, खुमान रासो, पौमचर्यो, खुमान रासो, विशल देव रासो, चंदन बाला रास। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा सी। पूछा गया है कि जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित भक्त कवियों का सही अनुक्रम है। ठीक है, तो 4 कवियों का नाम दिया है, सूर, तुलसी, दादू, मीरा। तो पहले ही ऑप्शंस पे हम देखते हैं, ध्यान देते हैं, फिर बाद में मिलाने की कोशिश करेंगे कि इनमें से कौन सही अनुक्रम है। तो 1478 ईस्वी में सूर का जन्म हुआ था। ठीक है, 1532 ईस्वी में तुलसी का हुआ था। इसके बाद 1544 ईस्वी में दादू का, 1516 ईस्वी में मीरा का जन्म हुआ था। तो ऑप्शंस के आधार पर पहले नंबर पे सूर, दूसरे नंबर पे मीरा, तीसरे नंबर पे तुलसी, चौथे नंबर पे दादू होने चाहिए। ठीक है, तो आप ऑप्शंस देख रहे हैं, 2 ऑप्शंस में दादू चौथे नंबर पे हैं, बी और सी में। ठीक है, तो देखा जाए तो जिस हिसाब से क्रम होना चाहिए, ये चारों ऑप्शंस में कोई क्रम नहीं मिल रहा है। फिर भी हमें आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए इनके जन्म क्रम को ध्यान में रखना ज़रूरी है। बाकी इस ऑप्शंस के आधार पे कोई ऑप्शन सही नहीं होना चाहिए। फिर भी इसमें जो सही जवाब माना गया है वो बी है, तो 50% ही बी जवाब सही है। बल्कि मेरे हिसाब से इसमें कोई जवाब सही नहीं है। बाकी आप याद करने के दृष्टिकोण से रखिए कि 1478 में सूर, 1532 में तुलसी, 1544 में दादू, 1516 में मीरा। एक चीज़ ध्यान रखिए कि मीराबाई तुलसीदास से बड़ी थी, ठीक है, उम्र में। और आपने इतिहास में पढ़ा होगा कि इन दोनों के बीच में पत्राचार भी होता था उस समय में। ठीक है, अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार निम्नलिखित संप्रदायों का सही अनुक्रम है। अब 4 संप्रदायों का नाम दिया गया है, ब्रह्म संप्रदाय, सनकादिक संप्रदाय, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय। ठीक है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सब जो सही अनुक्रम माना है, वो कौन सा इसमें सही है। तो इसका जो सही जवाब है हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, सनकादिक संप्रदाय, इनका क्रम सही है। श्री संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो हैं रामानुजाचार्य, ब्रह्म संप्रदाय के मध्वाचार्य, रुद्र संप्रदाय के विष्णु स्वामी, सनकादिक संप्रदाय के निम्बार्काचार्य। ठीक है, तो कई बार इस तरीके से भी सवाल पूछ लिए जाते हैं कि संप्रदायों के संस्थापक कौन है या फिर प्रवर्तक कौन है, तो ध्यान रखिए इसको भी। और बाकी हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार जो सही क्रम है वही श्री, ब्रह्म, रुद्र, सनकादिक। ठीक है, अगला जो प्रश्न है उस पर विचार करते हैं। प्रश्न आ गया कि सही कालक्रम वाले वर्ग को चिन्हित कीजिए। फिर से ये एक तरीके से जीवन काल पर आधारित प्रश्न पूछा गया है। तो ऑप्शंस के आधार पर देखते हैं। 1398 में कबीर का जन्म हुआ। ठीक, 1478 में सूर का, 1532 में तुलसी का, 1492 में जायसी का। इस तरीके से इन लोगों का जन्म वर्ष है। ठीक है, तो पहले नंबर पे कबीर होने चाहिए, दूसरे नंबर पे सूर, तीसरे नंबर पे जायसी, चौथे नंबर पे तुलसी होने चाहिए। तो ऑप्शंस में देखते हैं चौथे नंबर पे कहाँ तुलसी है। तो इसका जो सही जवाब है आप देख रहे हैं कि बी होना चाहिए। कबीरदास 1398, सूरदास 1478, जायसी 1492 और तुलसी 1532 ईस्वी में। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे इनके जीवन क्रम को, कालक्रम को, कि कैसे अध्ययन करना है। पहले जब आप कॉन्फिडेंट रहेंगे तैयारी में तो पहले ही ऑप्शंस में इनके जन्म का नाम लिख लीजिए, वर्ष का नाम, जो भी वर्ष है, फिर मिलान कीजिए इसमें, तो आसानी से प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित निर्गुण कवियों का सही कालक्रम कौन सा है। निर्गुण कवियों का यहाँ पर कालक्रम दिया गया है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि कुछ ऐसे नाम आए हैं जिनका कि पहले जिक्र हो चुका है, कुछ नए नाम भी हैं, जिसमें जैसे दादू दयाल का 1544 में, कबीर 1398 में, सुंदरदास 1596 में और मलुकदास 1593 में इनका जन्म हुआ था।
ठीक है। तो क्रम के अनुसार पहले नंबर पे कबीर होने चाहिए। तो देखिए ऑप्शन डी ही ऐसा है जिसमें कबीर पहले हैं, फिर दादू हैं 1544, मलुकदास 1593, सुंदरदास 1596। ठीक है। तो ये निर्गुण कवि हैं। कई बार सवाल सुंदरदास से पूछ लिया जाता है कि सर्वाधिक ये शिक्षित निर्गुण कवियों में गिने जाते हैं और इन्होंने श्रृंगार रस की आलोचना की थी, उसके बहुत विरोधी थे। ठीक है। बाकी मलुकदास की ढेर सारी रचनाएं हैं, लोक कहावतें भी हैं, दादू दयाल, कबीरदास। ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वो भी है कि जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही क्रम कौन सा है। तो आप देख रहे हैं कि ऊपर के 3 कवि तो पहले ही आपको दिखाई दे रहे हैं, एक नया यहाँ पर कवि है। देखते हैं 1469 ईस्वी में गुरु नानक का जन्म हुआ था, 1398 ईस्वी में कबीर, 1544 ईस्वी में दादू दयाल, 1593 ईस्वी में मलुकदास। तो क्रम के अनुसार कबीर पहले होने चाहिए। तो आप देख रहे हैं इन 3 ऑप्शंस में कबीर को पहले रखा हुआ है, तो ज़्यादा चैलेंजिंग है, फिर भी देखने की कोशिश करते हैं। पहले नंबर पे कबीर, दूसरे पे गुरु नानक होने चाहिए, तीसरे पे दादू दयाल, चौथे पे मलुकदास। तो इसका जो सही जवाब है कबीर 1398, 1469, 1544, 1593, ये जवाब सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न भी जन्म काल से ही संबंधित है और कवियों का सही अनुक्रम पूछा गया है। तो लगभग अब सभी कवियों के आप इनमें जितना नाम दिया गया है सबके जन्म वर्ष से आप परिचित हो गए होंगे। तो देख लेते हैं 1544 दादू दयाल, 1469 1593, इसी तरीके से आपको याद हो जाएगा 1596। तो मतलब कि जो सुंदरदास है वो सबसे आखिर में होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं 3 विकल्पों में सुंदरदास आखिर में और सबसे पहले गुरु नानक होना चाहिए। तो गुरु नानक, देखते हैं इसमें सही जवाब कौन सा हो सकता है। आपका सी ऑप्शन जो वो सही होगा। ठीक है। 1469, 1544, 1593, ठीक है, और 1596, ये ऑप्शन सही हो गया। अगले प्रश्न के तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि थोड़ा सा ये अलग ढंग का प्रश्न है कि सूफी मत में वर्णित साधक की 4 अवस्थाओं शरीयत, तरीकत, मारिफत, हकीकत की भारतीय भक्ति मार्ग के साथ सही क्रम में संगति होगी। तो पहले ये सूफी मतों को दिया है और बाद में उसे भारतीय मतों के साथ सुमेलित करने के लिए एक तरीके से कहा गया है। तो इसमें जो सही जवाब है, पहले आचरण होना चाहिए, फिर उपासना, फिर सत्यबोध, फिर सिद्धावस्था। तो इसकी जो मिलान है इससे होनी चाहिए। ठीक है। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल तरीके का सवाल है, तो इसको आप थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिए। आचरण मतलब शरीयत, तरकीब मतलब उपासना, मारिफत मतलब सत्यबोध, हकीकत मतलब सिद्धावस्था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न जो है प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा से है। प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा की प्रमुख रचनाओं का सही क्रम क्या है। सही क्रम यहाँ पर पूछा जा रहा है। ठीक है। तो इसको भी उसी तरीके से याद करना है प्रकाशन वर्ष के हिसाब से, जैसे कि 1379 में चंदायन, 1501 में मृगावती, 1540 में पद्मावत, और जो मधुमालती का समय है वो आपका है 1545 ईस्वी में। ठीक है। तो इसमें सही अनुक्रम कौन सा होगा। ऐसा लग रहा है कि ए ऑप्शन सी सही मिल गया है, तो इसका सही जवाब होगा ए। ठीक है। और लेकिन हो सकता है कि कभी सवाल पूछ लिया जाए कि केवल चंदायन का ही पूछ लिया जाए, या मृगावती का पूछ लिया जाए, पद्मावत का या मधुमालती का। इनके लेखकों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। मुल्ला दाऊद, कुतुबन, मलिक मोहम्मद जैसी और मंझन, ये सब इनके कवि हैं, लेखक हैं। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। अगला प्रश्न जो है वो है रचना काल के आधार पर निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम कौन सा है। फिर से हम देख लेते हैं। इसमें एक नई रचना बस शामिल हुई है और बाकी 3 जो रचनाएं हैं उनको ऊपर के विकल्प में ही हमने देख लिया। फिर भी देख लेते हैं। 1501 मृगावती, 1379 चंदायन, 1545 मधुमालती। अब चित्रावली का हमें पता करना है कि ये कितने सनों में है। तो इसका है 1613 ईस्वी में है। ठीक है। तो प्रकाशन वर्ष के हिसाब से चंदायन पहले होना चाहिए। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी, सही जवाब यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। ठीक है। तो क्रमशः मुल्ला दाऊद, कुतुबन, मंझन और चित्रावली जो है वो है उस्मान कवि हैं, उनकी रचनाएं। ठीक है।
तो बाकी जो रचनाएं हैं वो सब भक्ति काल के तक सीमित हैं, लेकिन इसका जो दौर लग रहा है ये आपका रीतिकाल के आसपास के समय का है। फिर भी इसको भक्ति काल के संदर्भ में ही समझा जाता है। ठीक है, तो प्रकाशन वर्ष और कवियों का नाम आप दोनों एक साथ आपका तैयार हो रहा है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वो भी रचना काल की दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा है। लगातार यूजीसी नेट और जो भी इस समय परीक्षाएं हो रही हैं इसी पैटर्न पर सवाल इनसे पूछे जा रहे हैं। रचना काल की दृष्टि से कुछ नई रचनाएं इसमें शामिल हैं, जैसे मृगावती तो पुरानी है और बाकी 3 जो रचनाएं हैं वो सब नई हैं। इसमें देख लेते हैं। पहले मृगावती होना चाहिए, तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है उसमें सबसे पहले नंबर पे क्या मृगावती है, तो तुरंत आपका जवाब मिल जा रहा है। बाकी आपको सबके प्रकाशन वर्ष जरूर मालूम होने चाहिए, तो ऊपर वाले ही ऑप्शन में हम लिख देते हैं। 1501 में मृगावती है। अनुराग बांसुरी जो रचना है ये 1764 में लिखी गई है। 1764 एक खास ऐतिहासिक लड़ाई के लिए भी जाना जाता है, तो उसको भी ध्यान में रखिए और अनुराग बांसुरी रचना को भी ध्यान में रखिए, तो ज़्यादा आपको याद करने में सहूलियत रहेगी, तुरंत याद हो जाएगा। जो ज्ञानदीप है ये 1619 में प्रकाशित है और इंद्रावती नाम की जो रचना है ये 1744 में है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप क्रम के अनुसार देख रहे हैं कि सी ऑप्शन सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न जो है वो भी है रचना काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों के सही अनुक्रम की तरफ। ठीक है, तो इसमें अब कवियों का नाम दे दिया है। कुतुबन, उस्मान, नूर मोहम्मद, कासिम शाह का नाम दिया है, तो कौन सही अनुक्रम है। तो इसका जो सही जवाब है वो है पहले कुतुबन होंगे, फिर उस्मान, कासिम शाह, फिर नूर मोहम्मद, आखिर में नूर मोहम्मद आते हैं सूफी कवियों में। तो इस तरीके से सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगर इनके जन्म को ध्यान में रखें तो याद करने का सही तरीका है, जैसे रचनाओं को हम याद कर रहे थे वैसे इनके जन्म क्रम को भी याद कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है जन्म के आधार पर इन कवियों का सही अनुक्रम क्या है। देख रहे हैं कि आप अष्टछाप के कवियों से संबंधित कुछ प्रश्न यहाँ पर आ गए हैं। अब इसमें बताना है कि जन्म क्रम के अनुसार जो कवियों का क्रम है कौन सा सही है। तो इस प्रश्न के बहाने हम अष्टछाप के जो कवि हैं उन पर भी थोड़ा सा विचार कर लेते हैं कि 8 जो कवि हैं उसमें से 4 कवि वल्लभाचार्य के शिष्य थे और जो 4 थे वो विट्ठल के शिष्य थे। तो उनके हम जीवन क्रम को अगर याद कर लेते हैं तो हमारा जितने भी तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे वो हमेशा सही होते रहेंगे। ठीक है, तो एक यहाँ पर फार्मूला है के से हो गया कुंभन। कुंभन जो थे इनका जन्म हुआ था 1468 ईस्वी में, और ये होंगे सूर का जन्म हुआ था 1478 में, जो कि पहले हम हल कर चुके हैं। ये हो गए परमानंद दास का जो जन्म हुआ था ये हुआ था 1493 ईस्वी में। ठीक है, और जो कृष्णदास हैं इनका जन्म हुआ था 1496 ईस्वी में। तो ये तो रहे वल्लभाचार्य के शिष्य, और जो विट्ठल के शिष्य थे उनका जो बन रहा है सूत्र GCCN, जी से हो गया गीत स्वामी जिनका जन्म हुआ था 1505 ईस्वी में। सी से हो गया चित स्वामी जिनका जन्म हुआ था 1515 ईस्वी में, और ये चतुर्भुज दास जिनका जन्म हुआ था 1530 में, और ये नंद दास हैं जिनका जन्म हुआ 1533 ईस्वी में। ठीक है, तो आप जानते हैं कि सूरदास के बाद सबसे ज़्यादा अगर कोई फेमस कवि है तो वो है नंददास है। तो इन दोनों का तो नाम रचनाओं को और जन्म वर्ष दोनों को ध्यान में रखना है। बाकी जो ऑप्शंस पूछा गया है कि इसमें सही क्रम कौन है, तो आप देखिए कि कुंभन 1468, सूर 1478, परमानंद दास 1400, इसमें परमानंद दास का देख लेते हैं 1493। ठीक है, 1493 और कृष्णदास 1496। तो इस तरीके से सही जो ऑप्शन हो गया वो बी ऑप्शन हो गया। बाकी अगर अष्टछाप के कवियों का इनमें से नाम चेंज कर दिया जाएगा और सही क्रम पूछा जाएगा तो उम्मीद है कि जो मैं नीचे समझाया हूँ वो आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से हमने भक्तिकाल के कवियों और रचनाओं से संबंधित सवालों को देखा।
इसके अलावा 2-3 चीज़ें और ध्यान में रखने की ज़रूरत है। जैसे तुलसीदास की रचनाओं को आप ध्यान में रखिए, उनके तुलसीदास के रचनाओं को ध्यान में रखिए, उनके प्रकाशन वर्ष को ध्यान में रखते हुए खासतौर से रामचरित मानस का जो कांड है, उन कांड को, सातों कांडों को, जैसे कि उनको मैं एक सूत्र के माध्यम से हमेशा याद करता हूँ: बाकलसु, बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, लंका कांड, सुंदरकांड और उत्तरकांड। तो अगर इससे संबंधित क्रम आपको बताने के लिए आए तो उसको भी आप हल कर सकते हैं। अगला एक सवाल और भी आता है, जैसे कि रैदास का जो जन्म हुआ था 1388 ईस्वी में हुआ था, ये भी ध्यान में रख लीजिए। कई बार रैदास को भी शामिल कर लिया जाता है कवियों के मामले में, तो जानना जरूरी है। रैदास का हो गया, बाकी कबीर का आप 1398 जान ही रहे हैं, कबीर हो गए, ठीक है। फिर धर्मदास जो कि कबीर के शिष्य थे, वो उनका जन्म 1400 ईस्वी में हुआ था। धर्मदास, तो एक तरीके से लग रहा है कि धर्मदास मात्र 2 साल छोटे थे कबीरदास से। और दादू का जो जन्म हुआ था 1544 में। तो ये एक सवाल इसी तरीके से पूछा गया इनके क्रम को ध्यान में रखते हुए, बल्कि क्रम नहीं, ये पूछा गया कि इनमें से सबसे पहले कौन है। तो आप देख रहे हैं कि जन्म वर्ष के हिसाब से रैदास का नाम पहले आ रहा है। इसी तरीके से एक सवाल और पूछा गया है कि 1478 ईस्वी में हरिदास का भी जन्म हुआ था, जो कि संगीतज्ञ थे, जानते होंगे, अकबर के दरबार में ये भी रहा करते थे, ठीक है। इसके साथ फिर 1478 में ही सूरदास का भी जन्म हुआ है, लेकिन ये उनसे बड़े हैं, हरिदास। और इसके बाद मीरा का जन्म हो गया 1516 में। और रसखान का यहाँ पर नाम आ रहा है 1533 में, रसखान का। तो आप देख रहे हैं 2 कवियों का जन्म 1533 में हुआ है, रसखान का और प्लस नंददास का, ठीक है। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कवियों के जीवन काल का सही आरोही क्रम कौन सा है, ठीक है। तो कई बार आरोही और अवरोही को लेकर जो विद्यार्थी उनमें दिक्कत होने लगती है कि ये क्या होता है। अवरोही का मतलब होता है कि घटते हुए क्रम में, और आरोही का मतलब बढ़ते हुए क्रम में, ठीक। तो इसमें क्या बताना होगा कि जो सबसे पहले जन्म लिया उसके बारे में बताना है, और इसमें क्या होता है, जो सबसे छोटा होता है वहाँ से शुरू किया जाता है। तो इन प्रश्नों को थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है कि कैसे समझें, ठीक है। तो खैर ज़्यादातर यही आता है कि जो सबसे बड़ा रहता है वो पहले, फिर जो बाद में होता है, फिर क्रम से उससे छोटे लोगों का आपको क्रम बताना पड़ता है। तो जो प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित कवियों का जीवन काल सही आरोही क्रम में कौन सा है, तो अगर उसके दृष्टिकोण से देखें तो हम पहले ऑप्शंस के आधार पर ही इसको देखने की कोशिश करेंगे, फिर जो सही होगा उस पर हम बात करेंगे। अभी आप आंसर को ध्यान में मत रखिएगा, ठीक है। पहले देखिए कि कैसे सही आंसर हो रहा है, यहाँ पर प्रैक्टिकल के थ्रू देखने की कोशिश करेंगे। तो पहला जो भूषण का जो जन्म हुआ था ये 1613 ईस्वी में हुआ था। मतीराम का जन्म हुआ 1617 ईस्वी में। बिहारी 1595 ईस्वी में, ठीक है। और देव का जन्म हुआ था 1673 ईस्वी में। तो ये तो आप देख रहे हैं कि भूषण 1613, मतीराम 1617, बिहारी 1595 और देव 1673। इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि जो भूषण हैं और मतीराम ये दोनों भाई हैं। रीतिकाल में 4 भाई हैं, जिसमें कि चिंतामणि, ठीक है, भूषण, मतीराम और जटाशंकर, CBMJ, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। चिंतामणि, भूषण, मतीराम और जटाशंकर। जटाशंकर का नाम थोड़ा कम आता है। तो देखिए भूषण जो हैं वो मतीराम से करीब 4 साल बड़े हैं। तो अब तो हम जान गए इनका जो जन्म वर्ष कौन कौन सा है, ठीक है। तो अब हम क्रम मिलाते हैं कि इसमें सही ऑप्शन क्या हो सकता है। तो पहले आएगा 1595, फिर 1613, 1617 और 1673 ईस्वी। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा डी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि मेरी बात समझ में आ रही होगी, और आगे हम प्रश्नों को ऐसे ही हल करेंगे तो और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखिए अब अगला प्रश्न है कि हिंदी काव्य शास्त्र की निम्नांकित कृतियों का सही अनुक्रम कौन सा है, ठीक है। कालानुक्रम पूछ रहा है, इसका मतलब कि प्रकाशन वर्ष के हिसाब से बताना है। तो देखते हैं, पहला ही रसिक प्रिया दिया हुआ है, तो इसका प्रकाशन वर्ष है 1591 ईस्वी में, ठीक है। रसिक प्रिया 1591 ईस्वी में, जो कि केशव द्वारा लिखी गई कविता है, ठीक है। इसी से संबंधित एक आ जाता है रस प्रिया, ठीक है, जो कि रेणु की कहानी है। तो कई बार एग्जाम में रसिक प्रिया और रस प्रिया भी ऑप्शंस में रहते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ से हम अलग
चीज़ पे चले गए, लेकिन ध्यान में रखने की ज़रूरत है, क्योंकि रसिक प्रिया का जब जिक्र होगा तो रस प्रिया भी आपको जानना जरूरी है। खैर, रसिक प्रिया 1591 में इसका प्रकाशन हुआ था, जो केशव की रचना है। फिर दूसरी जो रचना है 1650 ईस्वी में कवि कल्पतरु, जो कि चिंतामणि की रचना है। इसके बाद 1600 जो काव्य निर्णय है, ये 1746 ईस्वी में जो भिखारी दास की रचना है। और रस रहस्य, जो कि 1670 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, कुलपति मिश्र इसके लेखक हैं। तो पहले विकल्प में हमने देखा प्रकाशन वर्ष को, अब इसको हमको क्रम के हिसाब से करना है। तो इसमें सही ऑप्शन जो है रसिक प्रिया 1591 ईस्वी में, आपको याद हो जाएगा बार बार इसको अगर लिखेंगे तो। कवि कल्पतरु 1650 ईस्वी में, तो ये तो दोनों क्रम सही है। इन्हीं में उल्टा हुआ है, 1670 में रस रहस्य, 1746 में काव्य निर्णय। तो हमने प्रकाशन वर्ष को भी ध्यान में रखा, और जो भी इसके कवि हैं उनके बारे में भी हमने बताया। पहली रचना है केशव दास, चिंतामणि, कुलपति मिश्र और भिखारी दास। अगला जो प्रश्न है, उस प्रश्न में जो सवाल पूछा जा रहा है कि जन्म काल के अनुसार इन कवियों का सही कालानुक्रम है। अब 4 कवियों का नाम दिया है, बल्कि 5 कवियों का नाम दिया है इसमें, बल्कि यहाँ पर दोहरा दिया है, देव को 2-2 बार लिख दिया है। ठीक है, अक्सर 4 ही कवि रहते हैं। तो हम पहले देखते हैं कि पहले ऑप्शंस में ही देख लेते हैं कि जन्म कब कब इन लोगों का हुआ है। अभी हमने बताया पिछले में ही कि जो देव है उसका जन्म हुआ था, उनका जन्म हुआ था 1673 ईस्वी में। केशव इसमें नए आ रहे हैं, केशव का जन्म हुआ था 1555 ईस्वी में। चिंतामणि भी नए हैं, तो चिंतामणि का जो जन्म हुआ था 1609 ईस्वी में। जैसा कि मैंने बताया कि चिंतामणि, भूषण, मतीराम और जटाशंकर ये सब भाई थे, तो चिंतामणि सबसे इसमें बड़े हैं। ठीक है, और पद्माकर यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है, पद्माकर 1753 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। तो हमने सबके जन्म के बारे में देख लिया। अब इसको क्रम के अनुसार हम करते हैं। तो सबसे पहले कौन आएंगे? केशव का नाम होना चाहिए, केशव को देख लेते हैं। केशव के बाद दूसरे नंबर पे आना चाहिए चिंतामणि। तो अब देख रहे हैं कि ऑप्शन जो बी है वो सही हो जाएगा, केशव, चिंतामणि, देव, फिर पद्माकर। पद्माकर सबसे आखिरी में आ रहे हैं। ठीक है, तो 1555 केशव। कई बच्चे कमेंट्स करते हैं कि कैसे हम याद करें, तो ऐसे ही लिख लिख कर याद करना पड़ेगा, तभी चीज़ें आपके दिमाग में बैठेंगी। ठीक है, और इधर 1673 में देव और 1753 में हो गए पद्माकर। तो इसी तरीके से याद करिए। अगला जो प्रश्न है उस पर हम बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है। तो फिर से वही सवाल पूछा गया है। अब देख लेते हैं। केशव का 1555, अब याद हो गया होगा। बिहारी का 1595, भूषण 1613, और जो सेनापति है वो 1589 में इनका जन्म हुआ था, सेनापति का। तो अब देखते हैं कि क्या विकल्प के अनुसार सही कोई ऑप्शन है इसमें। तो पहले नाम होना चाहिए सबसे पहले केशव दास का, तो केशव दास यहाँ पर भी पहले है और यहाँ पर भी पहले हैं। फिर दूसरे नंबर पे होने चाहिए आपके बिहारी, तो बिहारी देखिए दूसरे नंबर पे यहाँ, बल्कि दूसरे नंबर पे सेनापति होने चाहिए, सेनापति। तो दूसरे नंबर पे यहाँ पर सेनापति हैं। फिर नंबर होना चाहिए बिहारी का, फिर भूषण का। तो यहाँ पर देख रहे हैं जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं, किसी भी ऑप्शंस में ये वाला क्रम नहीं दिखाई पड़ रहा है। केशव, फिर केशव के बाद सेनापति, सेनापति के बाद होने चाहिए बिहारी, बिहारी के बाद होने चाहिए भूषण। तो ऐसा कोई ऑप्शन तो यहाँ पर नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा जवाब, इसमें जो भी पेपर सेट किया गया था यूजीसी नेट दिसंबर 2019 में, ध्यान नहीं दिया गया है। तो फिलहाल आप आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए इनके जन्म काल को अपने मन में रखिए, ताकि आपका सवाल गलत ना हो। बाकी इसको यूजीसी नेट ने इस क्वेश्चन को हटा दिया था एक तरीके से। ठीक है, अगला जो प्रश्न है उस पर बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम है। फिर से वही सवाल उसी टाइप का आया हुआ है। हर ऑप्शंस में कुछ नए कवि शामिल हो जा रहे हैं, जिसका ही तो आपको अभ्यास करना है। अब धीरे धीरे आपको याद हो गया होगा कि जो केशव हैं वो 1555, बिहारी 1595, मतीराम 1617, और घनानंद जो हैं वो हैं, घनानंद का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1673 ईस्वी में। ठीक, तो इस हिसाब से सबसे पहले होने चाहिए केशवदास, बिहारी, मतीराम, फिर घनानंद। तो सही ऑप्शन इसमें ए दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे ऑप्शन बनेगा 1555 केशव, 1595 बिहारी, 1617 मतीराम, और 1673 ईस्वी में, बल्कि
1673 नहीं है इनका, 1673 में तो देव का जन्म हुआ था। ये 1679 ईस्वी होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। 1679 ईस्वी में घनानंद का जन्म हुआ था, तो ये ऑप्शन सही होगा। आगे हम देखते हैं, धीरे धीरे आप सभी को याद हो गया होगा ये। अगला प्रश्न देखते हैं कि जो जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम कौन सा है, ठीक है। यहाँ पर भी सही अनुक्रम ही पूछा जा रहा है, तो देखते हैं। बिहारी 1595, देव 1673, भिखारी दास जो है वो उनका जन्म हुआ था 1750 ईस्वी में, और पद्माकर का 1753 में। तो इस हिसाब से जो सही आंसर होगा वो ए ही हो जा रहा है। ए जो ऑप्शन है वही सही क्रम में है। तो अब धीरे धीरे सारे रीतिकालीन कवियों का जो जन्म क्रम है, खासतौर से जो मेन कवि हैं जो कि लगातार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उनका आपको जन्म वर्ष याद हो गया होगा। जब भी किसी भी तरीके से घुमा फिरा कर सवाल आएगा तो भी आप उसका आंसर लिख देंगे। अब हम अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि जन्म काल के आधार पर निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम है। फिर से उसी तरीके से सवाल पूछा जा रहा है, तो आप याद रखिए। भूषण जो है 1613 ईस्वी। अब आपको ध्यान में रखना है कि भूषण हो गए चाहे चिंतामणि हो गए, यहाँ पर इन चारों भाइयों का नाम आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे कि 1609 में यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, 1609 में कौन थे? चिंतामणि। और फिर 1613 में भूषण, फिर 1617 में मतीराम, और जो सबसे छोटा भाई इनका था उनका 1620-21 में जन्म हुआ होगा, तो वो हो गए जटाशंकर, जिनका कि बहुत कम पूछता है, मैं जानकारी के लिए बता दे रहा हूँ। तो अब याद हो गया होगा। हो सकता है कि कभी एग्जाम में इन्हीं चारों का नाम पूछ दे और जन्म क्रम के अनुसार, ठीक है। तो ध्यान में रखिए, भूषण का हो गया 1613, चिंतामणि का 1609, केशव का 1555, और सेनापति का हो गया 1589, ठीक है। तो इस हिसाब से सबसे पहले कौन होने चाहिए? केशवदास। तो आप देख रहे हैं कि एक इकलौता ऑप्शन जो है वही सी है जो कि इसमें आ रहा है। तो 1555 नीचे लिख दे रहा हूँ, फिर से आपको याद हो जाएगा। फिर 1589, फिर 1609, फिर 1613। इस हिसाब से सबका जन्म क्रम आपको धीरे धीरे आपके दिमाग में बैठ रहा होगा। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है कि रचना काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। अब रचना काल के अनुसार पूछ रहा है, तो अब देखिए, भिखारीदास का था 1750, चिंतामणि 1609, देव 1673। अब इसमें एक नया नाम आ रहा है, महाराज जसवंत का। तो अब जसवंत का जो जन्म हुआ था वो 1626 ईस्वी में हुआ था। तो इसका मतलब कि जसवंत जो हैं वो देव से बड़े हैं। तो अब देखते हैं कि इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो कैसे होगा। पहले नाम आना चाहिए चिंतामणि का, ठीक, तो चिंतामणि यहाँ पर आ गए। फिर दूसरे नंबर पे नाम आना चाहिए महाराज जसवंत, जो 1626 में है, वो आ रहे हैं। फिर 1750 में आना चाहिए। अब तीसरे नंबर पे आना चाहिए देव, जो 1673, और चौथे नंबर पे आना चाहिए भिखारीदास, जो कि 1750 में है। तो थोड़ा सा और क्लियर करने के लिए मैं इसके नीचे ही लिख दे रहा हूँ, 1609, ये 1626, 1673, और ये हो गया 1750 में। अब एकदम से क्लियर हो गया होगा। तो इसका जो सही जवाब है वो है डी, ठीक है। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है वो भी है कि कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम कौन सा है। अब कृतियाँ दी गई हैं, तो कृतियों को ध्यान में रखते समय दो चीज़ें ध्यान में रखना है, एक तो प्रकाशन वर्ष को, और दूसरा इनके लेखकों का भी नाम आपको ध्यान में रखना होगा। तो देखते हैं इसमें जो अंग दर्पण है, अंग दर्पण के लेखक हैं रसलीन, ठीक, और इसका जो प्रकाशन वर्ष हुआ है वो 1737 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ है, 1737 ईस्वी में। वीर वारिस बोधा, व्यंग्यार्थ कौमुदी के लेखक हैं प्रताप शाही, ठीक, प्रताप शाही, और मधुर प्रिया के लेखक हैं पजनेस। रीतिकाल जब आप पढ़ेंगे तो एक कवि हैं पजनेस, ठीक है। तो अब इनके क्रम के अनुसार बताना है, तो इसमें दो रचनाओं का ही क्रम पता है, बाकी इन दोनों का क्रम नहीं पता चलता है। अंग दर्पण नीचे लिख दे रहा हूँ, 1737 ईस्वी में है अंग दर्पण, और इसके लेखक कौन हैं? रसलीन, ठीक। फिर दूसरे नंबर पे जो रचना आ रही है वो विरह वारिस है। इसका प्रकाशन वर्ष नहीं पता है, लेकिन इसको ऐसा माना जाता है कि जो बोधा हैं वो रसलीन के बाद हैं, ठीक है। और फिर तीसरे नंबर पे 1825 ईस्वी में
व्यंग्यार्थ कौमुदी, व्यंग्यार्थ कौमुदी के जो रचनाकार हैं प्रताप शाही, उनका नाम आता है, प्रताप शाही का, ठीक। और जो आखिर में सबसे आखिरी रचना है वो है मधुर प्रिया, जिसका कि प्रकाशन वर्ष नहीं पता है, लेकिन पजनेस जो है सबसे आखिरी में है, ठीक है। मधुर प्रिया के जो राइटर हैं वो हैं पजनेस। तो अब आपको इस प्रश्न के माध्यम से दो चीज़ें क्लियर हुई होंगी, एक तो रचना क्रम और दूसरे उनके लेखकों का नाम भी पता चला होगा। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है ए। अगले प्रश्न पर बात करें तो ये रिपीटेड टाइप का गया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कवियों का सही क्रम क्या है। सही क्रम इसमें दिया है पद्माकर, बिहारी, चिंतामणि, केशवदास। तो अब आप देख लीजिए कि नीचे वाले ऑप्शन से हम देखते हैं। केशवदास 1555, चिंतामणि 1609, बिहारी 1595 और पद्माकर पद्माकर का था 1753। तो इस हिसाब से केशवदास के बाद नाम आना चाहिए किसका, बिहारी का नाम आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर यूजीसी नेट वालों ने चिंतामणि को रख दिया है और बाकी जो भी क्रम है वो तो सही है। तो मतलब 90% जो आंसर इसका सही होगा डी होगा, वरना सही क्रम क्या होना चाहिए। सही क्रम अगर देखा जाए तैयारी के हिसाब से आपके आगे आगामी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए, तो केशव के बाद आना चाहिए था यहाँ पर बिहारी, फिर चिंतामणि, फिर इसके बाद पद्माकर, ठीक। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक किया गया है यूजीसी नेट के पेपर में। तो यही सारी चीज़ें हैं। फिर भी अब आपको धीरे धीरे सारे कवियों के जो जन्म वर्ष हैं मन में बैठ गए होंगे, इतना प्रैक्टिस हो गई होगी। अगला प्रश्न है कि इन कृतियों का काल के आधार पर सही अनुक्रम कौन सा है। फिर से आ गया रसिक प्रिया, श्रृंगार मंजरी, षड ऋतुवर्णन, रस रहस्य। तो पहले तो ये है कि इनके रचनाकारों का नाम पता होना चाहिए। तो पहला जो है रसिक प्रिया वो हैं केशव। श्रृंगार मंजरी जिसके लेखक हैं वो हैं चिंतामणि, ठीक। और षड ऋतु वर्णन के लेखक हैं ग्वाल और रस रहस्य के लेखक हैं कुलपति मिश्र। तो ये तो आपको लेखकों का पता चल गया। अब इनका जो क्रम है, जाहिर सी बात है कि केशव पहले रहेंगे, फिर चिंतामणि बाद में रहेंगे, फिर उनके बाद जो भी और कवि हैं वो रहेंगे। तो जो इसमें सही ऑप्शन है वो ए ही है। तो अब हम प्रकाशन वर्ष देख लेते हैं। नीचे में प्रकाशन वर्ष लिख दे रहा हूँ ए के अनुसार, आप ध्यान में रखिएगा। जो रसिक प्रिया है इसका प्रकाशन वर्ष 1591 ईस्वी है, यानी कि जो बिहारी है उनसे 4 साल पहले इसकी रचना हो गई थी, बिहारी के जन्म के पहले। तो मतलब केशवदास उनसे बहुत बड़े थे, जैसा कि आप देख भी रहे होंगे। दूसरी जो रचना है वो 1643 ईस्वी में है, चिंतामणि, जबकि चिंतामणि का जन्म 1609 ईस्वी में हुआ था। तीसरी रचना है जिसका कि प्रकाशन हुआ 1650 ईस्वी में, ग्वाल। और उनके अगली रचना है जो रस रहस्य है कुलपति मिश्र की 1670 ईस्वी में। तो ये क्रम हो गया। अगले प्रश्न पर बाकी कवियों को उनके जीवन काल कालानुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शंस दिया गया है जिसमें कि नाम है केशव, सेनापति, देव, पद्माकर। तो अब तो आप लोगों को धीरे धीरे याद हो गया होगा। हम नीचे के लाइन से ले लेते हैं। केशव का 1555, देव 1673, सेनापति 1589 और पद्माकर जो है वो है 1753। तो इस हिसाब से जो सही ऑप्शंस होना चाहिए, केशवदास के बाद दूसरे नंबर पे आने चाहिए सेनापति। तो इसमें जो सही जवाब है वो है ए है, मतलब 1555, फिर 1589, फिर हो गया 1673, फिर 1753। तो जैसे ही आप इन अंकों को देखिए, 1555 केशवदास, 1589 सेनापति, 1673 देव, 1753 पद्माकर। जैसे हम इतिहास में विभिन्न संधियों को और जो भी लड़ाइयाँ हुई हैं, युद्धों को याद करते हैं, वैसे ही युद्ध स्तर पे इन कवियों और रचनाओं के प्रकाशन वर्ष को हमें याद करना पड़ेगा। याद करने का यही एक टेक्निक हो सकती है। अगला प्रश्न है कि ऐतिहासिक दृष्टि से निम्नलिखित रीतिकालीन कवियों का सही अनुक्रम क्या है। फिर से ऐतिहासिक दृष्टिकोण से है, मतलब कि जीवन काल के दृष्टिकोण से ही पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसमें जो घनानंद है, घनानंद का जन्म हुआ था 1689 ईस्वी में, मतीराम 1617 ईस्वी में, बिहारी 1595 में और पद्माकर 1753 ईस्वी में।
तो अब इस क्रम के अनुसार पहले नंबर पे किसे आना चाहिए, उनका नाम है बिहारी को आना चाहिए। देख रहे हैं बिहारी, फिर दूसरे नंबर पे मतीराम, तीसरे नंबर पे घनानंद, फिर पद्माकर का नाम आना चाहिए। तो अब धीरे धीरे आप सभी को तुरंत इस प्रश्न का जवाब हल कर लिया होगा आपने। और देखते हैं अगला जो प्रश्न है। प्रश्न है कि जन्म काल के आधार पर निम्नलिखित रीति ग्रंथकारों का सही अनुक्रम है। जन्म काल के आधार पर सही अनुक्रम है। तो देखिए इसमें जो आ रहा है जल्दी जल्दी उसको पहले लिख लेते हैं। 1673 देव। अब देख रहे हैं सूरत मिश्र, इसमें नया ऑप्शन आया है तो पहले देख लेते हैं। भूषण 1613, जसवंत 1626। और जो सूरत मिश्र हैं इनका जन्म हुआ था 1709 ईस्वी में। तो इस क्रम के अनुसार सबसे बड़ा जो हुआ वो कौन है, भूषण। फिर दूसरे नंबर पे होंगे जसवंत, तीसरे नंबर पे देव, फिर चौथे नंबर पे सूरत मिश्र। तो अब देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है जो कि इसका सही जवाब होगा। ठीक है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है। ठीक है, तो इसमें 4 रचनाओं का नाम दिया गया है, जिसमें पहली जो रचना है, पहले ही ऑप्शंस के आधार पर हम पहले इनके प्रकाशन वर्ष को देखेंगे, इसके बाद इसको क्रम से लगाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जो एकांत संगीत है इसका प्रकाशन सन 1939 ईस्वी में हुआ था। मधुशाला 1935 ईस्वी में। सतरंगिणी 1945 ईस्वी में। मिलन यामिनी इसकी जो रचना हुई थी ये 1950 ईस्वी में। ठीक, तो इस तरीके से हमने चारों रचनाओं के प्रकाशन वर्ष को देख लिया। उसके हिसाब से इसको क्रम से स्थापित करने की कोशिश करेंगे, जिसमें कि पहले आएगी मधुशाला, फिर एकांत संगीत, फिर सतरंगिनी, फिर मिलन यामिनी। तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब होगा वो होगा सी। ठीक है, तो ये हरिवंश राय बच्चन की कृतियों को एक जगह इकट्ठा किया गया है, हरिवंश राय बच्चन। तो कई बार देखने में ये आ रहा है कि जो आधुनिक काल के कवि हैं उनके कई कृतियों को एक जगह कलेक्ट करके उनके प्रकाशन वर्ष से संबंधित सवाल पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अगले प्रश्न को हम देखते हैं। अगला प्रश्न जो है वो है, इन कवियों को आरोही काल क्रम में व्यवस्थित करें। अब कवियों का नाम दिया है, उसको आरोही क्रम में स्थापित करना है। और जितने भी कवि हैं सब छायावाद के प्रमुख कवियों में से एक हैं। तो इनके पहले हम जन्म को देखते हैं कि कब कब हुआ है। पहला अगर देखा जाए क्रम से देखते हैं, यहाँ पर पंत का जन्म हुआ था 1900 ईस्वी में। ठीक है, पंत 1900 ईस्वी में। प्रसाद का जन्म हुआ है 1889 ईस्वी में। निराला का 1899 में। और महादेवी वर्मा का 1907 ईस्वी में। तो इस तरीके से जन्म क्रम के अनुसार सबसे पहले नाम आना चाहिए प्रसाद का, फिर निराला का, फिर पंत का, महादेवी वर्मा का। ठीक है, तो इस तरीके से जो सही जवाब होगा वो होगा बी। हो सकता है कि कई बार परीक्षाओं में ये सिंगल या वन लाइनर के रूप में भी सवाल आ जाए, तो ध्यान रखने की ज़रूरत है। कई पूछ सकता है कि प्रसाद का जन्म कब हुआ, या फिर निराला का जन्म कब हुआ था। महादेवी वर्मा क्योंकि मात्र एक स्त्री कवयित्री हैं छायावाद में, तो इनके जन्म क्रम को भी पूछ सकता है। ठीक है, अगले प्रश्न के तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है वही प्रकाशन वर्ष के हिसाब से, इसमें भी पूछा गया है कि दृष्टि से पंत की रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है। तो यहाँ पर सुमित्रानंदन पंत की रचनाओं को ही ले लिया गया है और पूछा जा रहा है कि वो कालक्रम किस विकल्प में सही है इसका। तो पहले रचनाओं को हम देख लेते हैं कि कौन सी रचना कब प्रकाशित हुई थी, और फिर उसको क्रम के अनुसार हम देखने की कोशिश करेंगे। जैसे गुंजन इसमें दिया गया है, गुंजन 1932 में प्रकाशित हुई थी। ग्राम्या का जो है 1940 ईस्वी में। ग्रंथि 1920 ईस्वी में। युगांत 1936 ईस्वी में। ठीक है, तो इस तरीके से सबसे पहले जो रचना आनी चाहिए वो ग्रंथि, फिर गुंजन, फिर युगांत, फिर ग्राम्या। तो इस हिसाब से ऑप्शन जो डी है वो सही होगा, जिसमें कि 1920 में ग्रंथि, 1932 में गुंजन, 1936 में युगांत, 1940 में ग्राम्या। ये जो युगांत नाम की रचना है, ऐसा माना जाता है कि सुमित्रानंदन पंत ने यह घोषणा की थी कि अब छायावाद का अंत हो रहा है। आप जब छायावाद का समय पढ़ेंगे तो 1918 से लेके 1936 के बीच का माना जाता है। तो इस रचना को भी युगांत, इसीलिए इसका नाम युगांत रखा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है वो भी प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से ही बताना है, और पंत की रचनाओं को ही एक बार से फिर से दे दिया गया है। एक तरीके से वही रिपीट सवाल आ गया है। ठीक है, तो इसका भी आंसर जो होगा वो डी होगा। अगला प्रश्न है
कि प्रकाशन काल की दृष्टि से हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम क्या होगा। फिर से हरिवंश राय बच्चन की रचनाएं आ गई हैं, तो इस बार अलग अलग रचनाएं हैं यहाँ पर, जिसमें कि पहला जो रचना है निशा निमंत्रण 1938 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, मिलन यामिनी इसमें नाम दिया गया है। तो पहले देख लेते हैं प्रणय पत्रिका 1954 में इसका प्रकाशन हुआ था। प्रणय पत्रिका का जल समेटा या जाल समेटा 1973 में इसका प्रकाशन हुआ। मिलन यामिनी का प्रकाशन जो हुआ था 1950 ईस्वी में। तो इस तरीके से अगर क्रम के हिसाब से देखा जाए तो पहले निशा निमंत्रण आएगा, ठीक है, फिर मिलन यामिनी आएगा, फिर प्रणय पत्रिका, फिर जाल समेटा। ठीक, तो ये ऑप्शन डी इसमें सही होगा। ये जितनी भी रचनाएं हैं वो सब हरिवंश राय बच्चन की हैं। तो इस तरीके से ये व्यक्ति विशेष की रचनाओं का भी एक क्रम पूछा जा रहा है। कई बार काल विशेष से संबंधित प्रश्न आ जाते हैं और कई बार व्यक्ति विशेष की रचनाओं से संबंधित भी प्रश्न आते हैं। अगले प्रश्न पर बात करें तो अगला प्रश्न है कि कामायनी में प्रारंभ से लेकर वासना तक सर्गों का सही अनुक्रम क्या है। तो अब जानते हैं कि कामायनी की जो शुरुआत है वो चिंता सर्ग से है। ठीक है, तो इसमें सही क्रम कौन सा होगा, तो पहले होगा चिंता, फिर आशा, फिर श्रद्धा, काम, वासना। कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है और इसका प्रकाशन सन 1935 ईस्वी में। कुल 15 सर्ग हैं। ठीक है, मनु, श्रद्धा, ईड़ा प्रमुख पात्र हैं और इसमें एक तरीके से मनोभाव या भाव और मनोविकार पर आधारित सर्गों का इसमें नाम दिया गया है। चिंता जैसे मनोभाव है, आशा, काम, श्रद्धा, वासना। तो ये तो कामायनी के 15 सर्गों का एकदम क्रम याद रहना चाहिए ताकि कहीं से भी घुमाकर प्रश्न आए तो आप उसे बता सकें। अगला प्रश्न है प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से प्रसाद की इन काव्य कृतियों का सही कालक्रम किस विकल्प में है। अभी तक हरिवंश राय बच्चन, सुमित्रानंदन पंत की रचनाएं आ रही थी, अब जयशंकर प्रसाद की रचना इसमें आ गई है। ठीक है, तो हम इसमें देखते हैं, ऊपर के ऑप्शन से देखते हैं, फिर मिलाएंगे इसको। ठीक है, अगले प्रश्न पर बात करते हैं। तो प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से प्रसाद की इन काव्य कृतियों का सही कालक्रम किस विकल्प में है। तो अभी तक जो सवाल पूछा जा रहा था वो हरिवंश राय बच्चन या पंत के रचनाओं से पूछा जा रहा था, उनके क्रम के बारे में। अब यहाँ जयशंकर प्रसाद के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो पहले ही विकल्प में हम इनके रचनाओं का प्रकाशन वर्ष लिख लेते हैं, फिर उसको क्रम से लिख लेंगे। जैसे लहर है, इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो 1933 ईस्वी। कानन कुसुम 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। आंसू 1925 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और इसे विरह काव्य भी कहा जाता है और स्मृति काव्य के रूप में भी जाना जाता है। कामायनी 1935 ईस्वी में। तो इस तरीके से अगर क्रम के अनुसार देखा जाए तो कानन कुसुम जो है वो सबसे पहले आना चाहिए, फिर आंसू, फिर लहर, फिर कामायनी। तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब होगा वो होगा कानन कुसुम, आंसू, लहर, कामायनी, यानी कि बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न जो है वो भी पंत की रचनाओं के प्रकाशन वर्ष के आधार पर ही है। ठीक है, तो एक चीज़ तो ध्यान रखना है कि पंत से संबंधित ज़्यादातर सवाल रचना क्रम के हिसाब से आ रहे हैं। इसमें रचनाओं का नाम दिया है जिसमें कि ग्रंथि जिसका प्रकाशन 1920 ईस्वी में, गुंजन 1932, युगांत 1936, युगवाणी इसमें नई रचना आई है जिसका 1939 और स्वर्णधूलि जो कि 1947 में प्रकाशित हुई थी। तो इन रचनाओं के अगर क्रम को देखा जाए तो 20, 32, 36, 39, 47, तो इसके अनुसार इसका सही जवाब होगा ए। और एक तरीके से जब भी रचनाएं इसमें दोहरा कर आ रही हैं और उनके प्रकाशन वर्ष भी आ रहे हैं तो आपका भी रिवीजन हो रहा होगा। पुनः पंत की रचनाओं का क्रम आ गया है तो तुरंत आप एक झटके में इनका सही क्रम बता सकते हैं। फिर भी आपको याद रखने की ज़रूरत है, जैसे कि इसमें ग्राम्या का जो प्रकाशन वर्ष रहा है वो 1940 ईस्वी। युगांत अभी बताया 1935, युगांत 1936, गुंजन 1932, लोकायतन 1964 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ था। ठीक है, तो इस हिसाब से सबसे पहले आना चाहिए गुंजन, फिर युगांत, फिर ग्राम्य, फिर लोकायतन। इस हिसाब से इसका जो सही ऑप्शन होगा वो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो है कि छायावादी काव्य के प्रमुख 4 स्तंभ कौन से हैं, किन्हें माना जाता है। तो आप जानते हैं कि प्रसाद पंत निराला महादेवी हैं,
इनके आप जीवन क्रम को भी ध्यान में रखिए, इसके पहले मैंने इस पर चर्चा की थी। अगला प्रश्न है, प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम है। अब देख रहे हैं कि आप इसमें अलग अलग रचनाकारों की कृतियाँ दी गई हैं, जिसमें अब देख लेते हैं इधर 1925 में आंसू का प्रकाशन हुआ था, जो कि जयशंकर प्रसाद की रचना है। फिर ग्रंथि 1920 ईस्वी में, ठीक है, ग्रंथि का होगा था, जिसके रचनाकार हैं सुमित्रा नंदन पंत। यामा 1940 ईस्वी में यामा का हुआ था, जिसके राइटर हैं महादेवी वर्मा। और बेला, बेला नई रचना यहाँ पर आ रही है, इसका प्रकाशन सन 1946 में हुआ था बेला का, और इसके जो लेखक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इस तरीके से आपने देखा रचनाओं के प्रकाशन वर्ष को और उनके लेखकों को भी आपने देख लिया इसमें। अब हम क्रम के अनुसार देखते हैं कि पहले रचना कौन आनी चाहिए। पहले सबसे ग्रंथि आनी चाहिए, फिर आंसू, फिर यामा, फिर बेला। तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब हो गया वो बी हो गया। अगला जो प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है। अब इसमें भी अलग अलग लेखकों का है, तो हम देख लेते हैं। जो इसमें प्रकाशन वर्ष दिया गया है इसके अनुसार पहली रचना कौन है, ठीक है, तो अनामिका, जिसका प्रकाशन सन 1923 में हुआ था, और इसके लेखक जो हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। आप जानते हैं झरना 1918 में प्रकाशित हुई थी, जिसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। पल्लव 1928 में प्रकाशित हुई थी, जिसके लेखक हैं सुमित्रा नंदन पंत। और निहार, निहार जो रचना है इसका प्रकाशन हुआ था सन 1930 ईस्वी में, जिसकी रचयिता हैं महादेवी वर्मा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो सही इसमें क्रम कौन सा होगा। पहले आना चाहिए झरना को, झरना आ गया, फिर अनामिका, फिर पल्लव, फिर निहार। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो एक साथ आपके दो तीन चीज़ें क्लियर हो रही हैं। एक तो रचना क्रम आपको पता चल रहा है, दूसरे प्रकाशन वर्ष, और तीसरा जो है वो लेखकों के बारे में भी स्पष्ट हो जा रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद की रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है। तो अब जयशंकर प्रसाद की रचनाएं आ गई, तो पहले ही ऑप्शन से हम देखते हैं। जब भी आप हल करने जाइए, तैयारी आपकी अच्छी रहे, तो पहले ऑप्शन से मिलाइए, इसके बाद उसको क्रम से करिए। आंसू 1925 ईस्वी में, ठीक, लहर 1933 ईस्वी में, कामायनी 1935 ईस्वी में। अब ये प्रेम पथिक नई इसमें रचना आ गई है, तो प्रेम पथिक जो है 1914 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, ठीक है। तो अब इसके क्रम के अनुसार देखा जाए, एक बार मैं ऊपर भी लिख दे रहा हूँ, 1925, 1933, 1935, 1914। तो अब इस हिसाब से पहले आना चाहिए प्रेम पथिक, फिर आंसू, फिर लहर, कामायनी। तो ये जवाब इनका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष से ही पूछा गया है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार महादेवी वर्मा की निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। तब इसमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा आपको कि महादेवी वर्मा की कौन कौन सी रचनाएं कब कब प्रकाशित हुई हैं। पहले हम देखते हैं निहार, निहार जो कि 1930 में हुई थी, अभी इसके बारे में चर्चा किया गया था। दीप शिखा, दीप शिखा का प्रकाशन 1942 ईस्वी में हुआ था। नीरजा, नीरजा का प्रकाशन 1935 ईस्वी में हुआ था। जब कामायनी लिखी गई थी तभी नीरजा भी लिखी गई थी। और जो इसमें रश्मि है 1932 ईस्वी में। तो इस हिसाब से जो सही क्रम होना चाहिए, पहले आपका आना चाहिए निहार, फिर रश्मि, फिर नीरजा, फिर दीपशिखा। तो ऑप्शन इसमें डी सही हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर जो अगला है वो प्रसाद की काव्य कृतियों का सही अनुक्रम है। अब इसमें जयशंकर प्रसाद की काव्य कृतियों का सही अनुक्रम पूछ रहा है, तो फिर वही है। अब देखिए 1933 में लहर, 1925 में आंसू। अब उर्वशी, देखिए इसमें नई रचना आ रही है जिसका कि प्रकाशन सन 1909 ईस्वी में हुआ था। झरना 1918। तो इस हिसाब से अगर क्रम करें तो उर्वशी सबसे पहले आनी चाहिए। तो देखिए उर्वशी, झरना, आंसू, लहर, मतलब 1909 क्लियर हो जाए आपका। हो सकता है कि एक नंबर में भी सवाल आ जाए कि उर्वशी का प्रकाशन कब हुआ था, या झरना का प्रकाशन कब हुआ था, या आंसू का प्रकाशन कब हुआ था। कभी भी सवाल आ सकते हैं, क्योंकि हमेशा सवालों के पैटर्न चेंज होते रहते हैं, तो उसी हिसाब से तैयारी भी करना है, ठीक है। अब देखते हैं जो अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि
पंत की काव्य रचनाओं का सही क्रम क्या है। अब यहाँ पर पंत से संबंधित पुनः सवाल आ गया। तो अब देखते हैं इसमें कुछ नई रचनाएं भी शामिल हो जा रही हैं हर ऑप्शंस में। अब यहाँ पर देखा जाए जो गुंजन है, ये शुरू से ही आप देख रहे हैं कि 1932, पल्लव 1928, फिर ग्राम्या 1940 और युगांत 1936। ठीक है, ये 4 रचनाएं हैं। अब इनको क्रम से रखना पड़ेगा कि इनमें कौन कौन सी रचनाएं किस क्रम पे हैं। तो सबसे पहले आना चाहिए पल्लव को, पल्लव, गुंजन, युगान, फिर ग्राम्या। तो इस तरीके से सही जवाब हो गया बी। अगला प्रश्न है कि प्रकाशन के अनुसार इन रचनाओं का सही अनुक्रम है। फिर से उसी टाइप का प्रश्न आ गया। तो हम देखते हैं कि पल्लव 1928, लहर 1933, नीरजा नीरजा का देखिए यहाँ पर ध्यान रखने की ज़रूरत है 1935। नीरजा और निहार इन दोनों में कन्फ्यूजन होने लगता है। तो निहार 1930 की है, नीरजा 1935 की है। और यहाँ पर अनामिका जो है 1923 ईस्वी में। तो इस हिसाब से सबसे पहले जो कृति आनी चाहिए वो अनामिका, फिर पल्लव, फिर लहर, फिर नीरजा। तो सही ऑप्शन क्या हो गया, डी हो गया। और रचनाएं जैसे कि अनामिका जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है, पल्लव सुमित्रा नंदन पंत की, लहर जयशंकर प्रसाद की, नीरजा जो है महादेवी वर्मा की। तो इस तरीके से चारों कवियों को इसमें शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है रचना की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम है। तो कृतियों का नाम दिया गया है और अलग अलग राइटर्स की भी हैं कृतियाँ। पहले देखते हैं कुकुरमुत्ता, जिसका प्रकाशन सन 1942 में हुआ था। दीपशिखा, जिसका प्रकाशन सन 1942 में दीपशिखा का भी हुआ था। पल्लव 1928 में और कामायनी 1935 में। ठीक, तो ये इनका प्रकाशन वर्ष है। अब देखते हैं कि सबसे पहले आना चाहिए पल्लव। अब देख रहे हैं कि एकमात्र ऐसा विकल्प है जिसमें पल्लव सबसे पहले है, फिर कामायनी है, फिर दीपशिखा है, फिर कुकुरमुत्ता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा डी। अगला प्रश्न है निराला की रचनाओं का सही अनुक्रम बताइए। तो इसमें जो रचनाएं दी गई हैं उनके प्रकाशन वर्ष को पहले हम देखते हैं, फिर अनुक्रम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो जो अनामिका है 1923 ईस्वी में, परिमल 1930 ईस्वी में, गीतिका जो रचना है 1936 ईस्वी में, और जो कुकुरमुत्ता है 1942 ईस्वी में। तो इस तरीके से जो सही क्रम बनना है वो ऑप्शन नंबर ए ही सही इसमें है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो ए होगा, अनामिका, परिमल, गीतिका और कुकुरमुत्ता। अगली रचना को हम देखें तो अगली रचना है कि निम्नलिखित काव्य संग्रहों के प्रकाशन वर्ष का सही अनुक्रम क्या है। तो गुंजन जो 1932 में, पल्लव 1928 में। यहाँ पर एक नई रचना आई है बीड़ा। बीड़ा का जो प्रकाशन वर्ष है वो आपका है 1927 ईस्वी में बीड़ा का प्रकाशन हुआ था, और ग्रंथि 1920 ईस्वी में। ठीक है, तो इस हिसाब से जो सबसे पहली रचना आनी चाहिए वो ग्रंथि। तो यहाँ पर देखिए ग्रंथि, फिर बीड़ा, फिर पल्लव, फिर गुंजन, यानी कि 1920, 1927, 1928, 1932। ठीक है, अगला प्रश्न जो है उस पर बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कवियों का काव्य कृतियों का सही अनुक्रम क्या है। फिर से अनामिका 1923, पल्लव 1928, अब आप लोगों को याद हो गया होगा, भारत भारती 1912, दीपशिखा जो है 1942। ठीक, तो इस हिसाब से जो सबसे सही क्रम है वो कौन सा है। तो सबसे पहले आना चाहिए भारत भारती 1912, पल्लव 1928। अब देखिए यहाँ पर अनामिका को लास्ट में दिया हुआ, मतलब तीसरे नंबर पर दिया है। इसका एक कारण है कि अनामिका का एक प्रकाशन सन 1923 में हुआ था, पहला जो संस्करण इसका निकला था, और दूसरा जो संस्करण निकला था 1938 ईस्वी में निकला था। तो ये भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है। अब यहाँ पर विकल्प के अनुसार यहाँ पर तीसरे नंबर पर अनामिका आ रही है, इसका मतलब कि इसमें 1938 को सही माना गया है, बाकी सन 1942 ईस्वी दीपशिखा। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा डी। अगला प्रश्न है कि सही कृति क्रम को पहचानिए। फिर से आ गया, तुरंत आप इसको समझ गए होंगे। और प्रकाशन वर्ष तुरंत आप याद करिए 1928,
1932, 1936 और जो युगवाणी है, युगवाणी का प्रकाशन वर्ष है सन 1939। तो इस हिसाब से जो क्रम बन रहा है, सबसे पहला ये ए इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो केवल प्रकाशन वर्ष और क्रम को ही नहीं ध्यान में रखना है, बल्कि जब एक वन लाइनर आ जाए प्रश्न, उसमें भी आप ध्यान में रखें। यहाँ पर युगवाणी को ध्यान में रखें, 1939 में है, सबसे आखिरी में। अगला जो प्रश्न है, निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाओं का सही अनुक्रम कौन सा है प्रकाशन की दृष्टिकोण से। ठीक, तो इसमें जो 4 रचनाओं का नाम दिया है, इसमें हम देखते हैं कि कौन सी रचना सही नंबर पे आती है। जैसे इसमें गीतिका है जो 1936 ईस्वी में, अणिमा नाम की रचना आ गई 1943 ईस्वी में, अर्चना 1950 ईस्वी में, और जो आराधना है 1953 ईस्वी में। ठीक, तो गीतिका 1936 निराला की रचना, अणिमा 1943 निराला की रचना, अर्चना 1950 निराला की रचना, आराधना 1953 निराला की रचना। तो इस हिसाब से इसका जो सही जवाब होगा वो ए होगा। अगला प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद की निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम कौन सा है। तो इसमें जो अनुक्रम दिया गया है, पहले ही रचना पर हम ध्यान देते हैं। जैसे कानन कुसुम जो है 1913 में प्रकाशित, 1925 में आंसू, 1933 में, 1918 में झरना, 1933 में लहर। तो इस हिसाब से पहले कानन कुसुम होना चाहिए, फिर झरना होना चाहिए। तो देख रहे हैं विकल्प डी में जो दिया गया है, कानन कुसुम, झरना, आंसू और लहर, और मालूम है कि ये सब जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पर विचार करते हैं। देखिए जो अगला प्रश्न है कि प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से महादेवी वर्मा की काव्य रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है। तो महादेवी वर्मा की काव्य रचनाओं का सही अनुक्रम पूछ लिया। तो देखिए रश्मि जो है वो 1932 में प्रकाशित हुआ था, दीपशिखा 1942 में, निहार का जो प्रकाशन हुआ था ये हुआ है 1930 ईस्वी में, और सांध्य गीत नाम की इसमें रचना आ रही है जो कि 1936 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, तो इसके हिसाब से जो सही क्रम होना चाहिए, पहले निहार आना चाहिए, देखिए सी ऑप्शन में, फिर रश्मि, फिर सांध्य गीत, फिर दीपशिखा। मतलब कि 1930, 1932, 1936, फिर 1942। ठीक है, तो ये रचनाओं का क्रम था। अगले प्रश्न पर अगर बात करें तो है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कविताओं का सही अनुक्रम है। अब देख रहे हैं इसमें अलग अलग रचनाकार हैं और अलग अलग रचनाएं भी हैं। तो जो पहली रचना है मधुबाला, इसका जो प्रकाशन हुआ था, मधुबाला का प्रकाशन हुआ 1936 ईस्वी में, ये हरिवंश राय बच्चन। प्रलय की छाया 1925 ईस्वी में। पटकथा का जो प्रकाशन हुआ था 1972 ईस्वी में, और जो असाध्य बीड़ा 1961 ईस्वी में। एक बार से इनके रचनाकारों का नाम देख लेते हैं, हरिवंश राय बच्चन, जयशंकर प्रसाद, धूमिल और अज्ञेय। तो रचनाकारों का नाम भी पता चल गया। अब इसका देखते हैं कि सही अनुक्रम कौन सा है। तो सबसे पहले आना चाहिए इसमें प्रलय की छाया, फिर मधुबाला, फिर असाध्य बीड़ा, फिर पटकथा। तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब है वो है सी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कुल छायावाद के कवियों और रचनाकारों पर विचार किया था, उनके क्रम को समझने की कोशिश की थी। ढेर सारी आपको रचनाएं भी पता चली होंगी, कवियों के बारे में भी पता चला होगा। और अगर इस तरीके से क्रम के अनुसार आएगा तो भी आप इसको हल कर लेंगे। अगर वन लाइनर आ जाएगा तो भी उम्मीद करते हैं कि इसको हल कर लेंगे, क्योंकि परीक्षाओं का पैटर्न लगातार चेंज होता रहता है। तो किसी भी तरीके के अगर सवाल पूछे जाएँ तो उसे आप हल करेंगे तो अच्छा रहेगा। कमेंट्स कर बताइए कि आज का ये टॉपिक आपको कैसा लगा है। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।